बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, बात करते हैं किसकी, रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है? सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और आज हम कवर करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक दिया है रासायनिक समीकरण है। कौन सा है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया कह दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कौन कौन से अणु भाग लेते हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे संतुलित करेंगे, इसी में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या, रासायनिक समीकरण हो गया, अब फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब इन्हीं रासायनिक समीकरण क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, इसी में क्या करना सीखेंगे कि पहले सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक, और फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और फिर इसी को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और देन अगला टॉपिक क्या हो जाता है, अब फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी से पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं। अब जो प्रकार हैं हो सकता है इनके डेफिनेशन या एग्जाम्पल इनसे पूछे, या एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा आपसे कौन सी रासायनिक समीकरण है। जैसे इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, फिर उसके बाद सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया, भाई हिंदी जहाँ गलत हो बता देना। और फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, और फिर इसी में सीखेंगे दो विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी में सीखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, और जो भी अभिक्रिया होंगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं ये आपकी इतनी अभिक्रियाएँ हैं। ठीक, ये आपकी 5 अभिक्रियाएँ हैं। 5 अभिक्रिया में हो सकता है आपकी 1 या 2 अभिक्रिया एग्जाम में देखने के लिए मिले। ठीक है, हमें इसके केवल इसको सीखने के लिए, इन अभिक्रियाओं को सीखने के लिए हमें इसे सीखना ज़रूरी है। ठीक है ना, जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक इनको भी हम बराबर नहीं कर पाएंगे, फिर इनको संतुलित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की ओर, है ना, इसको रख पढ़ सकते हैं ना, इसको तो ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, केवल हम इसका टॉपिक, इसके टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बाकी इसके बाद आप नोट भी करते चलिएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, साथ साथ नोट करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, ठीक, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब तक शर्माओगे तब तक कुछ आने वाला नहीं है। बात समझ में नहीं आई? अब क्या सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखना कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे हम 2 एलिमेंट्स ले लिए या 2 अणु ले लिए, ए प्लस बी, ए प्लस क्या ले लिए, बी ले लिए, और इन दोनों को आपस में मिला दिए, या इन दोनों की क्रिया हो गई, ए प्लस बी की क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब क्रिया होकर ये ए बी बन गया, मान लेते हैं, कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं, ए और बी को हमने मिला करके ये क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी। अब यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि अभिक्रिया में जैसे ये है ए और बी है और ये ए बी है, ए अलग है बी अलग है और ये क्या है, ए बी है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया के जो LHS में रहेगा, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया ए और बी अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं,
भाग ले रहे हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? याद है, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, अर्थात इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना, उत्पाद। बात समझ में नहीं आई? अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पूछ सकता है आपसे, अभिकारक कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, या दोनों कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? अभिकारक। यानी जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, क्या है? अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। बात समझ में नहीं आई? क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन? अब इसको जैसे हम संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। संतुलित करने का मतलब इधर ए है, इधर बी है, इधर एक ए है, इधर भी देख रहे हैं एक ए है, बराबर है कि नहीं बराबर? अब इधर बी एक है, इधर भी बी क्या है? एक है। इसी को बोलते हैं संतुलित करना। क्या बोलना? संतुलित मतलब कि दोनों तरफ अणु क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + Cl2 जब आपस में मिलते हैं तो ये HCl बना। क्या बना? HCl बना। अब यहाँ ये देख रहे हैं H और Cl ये क्या है? अभिकारक है या उत्पाद है? अभिकारक है। और HCl क्या है? उत्पाद। समझ आया कि नहीं आया? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर कितना है? कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमें संतुलित करना है, बराबर करना है। अब यहाँ 2 हैं, इधर भी 2 होने चाहिए। मान लेते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ Cl भी 2 हो गए। अब क्या देखते हैं, इधर Cl 2 हैं, 2 Cl भी है, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल पूछेगा, वो भी किसी के रिएक्शन पूछेगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, H2 + N2 टेंडिंग टू NH3 ये X है और ये Y है। अब इसमें पूछ लिया कि X और Y का मान क्या होगा? X और Y का मान क्या होगा? निम्न समीकरण में X और Y का मान क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है। याद रखेंगे कि ये X है और ये Y है। ठीक है, क्योंकि इनका जो गुणांक आ जाएगा वही XY का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए, नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2। इधर कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर कितना है? 3। कुछ बराबर है? नहीं। कुछ नहीं बराबर। तो हम देख लेते हैं, सबसे छोटे वाले को पहले देखते हैं, है ना। अब इधर एक नाइट्रोजन है, इधर कितना है? 2 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। नाइट्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? 3 दूना 6। इधर कितना है? इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। बराबर हो गया? 3 दूना 6। अब बताओ Y का मान कितना आ गया? 3। X का मान कितना आ गया? 2। X और Y का मान निकला नहीं? यहाँ संतुलित करने के लिए इस एग्जाम में आपसे ये पूछेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इसके बाद इनका हम टाइप्स देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है, एकदम डिटेल में जाएंगे तो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, नोट करोगे इसको, साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है ना, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी क्रिया देखते हैं? योगात्मक अभिक्रिया क्या है? किसी को पता है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ योगात्मक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, योगात्मक अभिक्रिया। वेरी गुड। ठीक, और किसी को पता है? चलो ठीक, सबको पता है अधिकतर, है ना। फिर भी हम देख ले रहे हैं कि योगात्मक अभिक्रिया होता क्या, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लिए क्या, H2 और N2 कितने हो गए? 2 हुए कि नहीं हुए? ये आपस में मिल करके NH3 बना दिए। ठीक, बाकी बैलेंस भी इसका करवाए थे, है ना। ये है आपके पास योगात्मक। एग्जाम्पल लेकर चलें, ध्यान से समझना। जब डेफिनेशन ध्यान सुनना, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, कितने? जब 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक
आपस में अभिक्रिया करके, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कितने, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? मतलब क्या है कि जैसे ये एक लकड़ी का गट्ठर है, ठीक, और एक लकड़ी का गट्ठर ये है। अब दोनों को हम एक में बांध दिए, दोनों क्या कर दिए, एक में बांध दिए। और दोनों क्या हो गई, पहले दो अलग अलग थी, दोनों अब क्या हो गई, एक में मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? तो यहाँ पर दो गट्ठर थे, मिल करके एक बना दिए, तो इसी को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब क्या है, साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं, और आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? यहाँ पर एक गट्ठर ये था, एक गट्ठर ये था, दोनों को मिला दिया तो केवल एक ही गट्ठर बना, दो से कितना बना, एक बना, उसे ही क्या कहेंगे, योगात्मक। बात समझ में नहीं आई? योगात्मक अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, योगात्मक अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, संयोजन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछ ले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से देखो तो आप इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब कि संयोग कर लेना, आपस में मिल जाना, आपस में क्या होना, मिल जाना, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आ नहीं आया, क्लियर हो गया? कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, इधर दो या दो से अधिक रहेंगे अभिकारक और इधर केवल एक ही बने, उत्पाद कितना रहेगा, एक ही उत्पाद रहेगा, क्योंकि अमोनिया कितना है, एक ही तो अमोनिया है, और तो कुछ इधर बन नहीं रहा, अमोनिया ही बना कि नहीं बना, तो यही क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। बात क्लियर हुई कि नहीं? और एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं, जैसे H2 + I2 आपस में मिलकर के HI का निर्माण कर लिए, आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिए, HI का निर्माण कर लिए। हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, किस में मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ से हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, दोनों आपस में मिले, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिए, इसी को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब इसी के जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं, किसकी, वियोजन अभिक्रिया की। किसी को वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन आती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पता है? हाँ ठीक है, और किसी को पता है? हाँ बोलो। वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, हाँ विद्युत के द्वारा वियोजित या अवघटित हो जाती हैं, उन्हें वियोजन या कहते हैं, अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक। कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल किसी को याद है? बताओ किसी को भी, हाँ बोलो बोलो। अलग हो जाता, वेरी गुड। वियोजन क्या होता है, ठीक, या अपघटन क्या होता है? देखो डिफिनीशन बिल्कुल आसान है। यदि कोई अभिक्रिया हो रही किसी बाह्य कारक की प्रेजेंस में, कोई अभिक्रिया हो रही किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य कारक मतलब समझते हैं, जैसे आप उससे बात की जाए ऊर्जा की, ठीक, या फिर कह दिए ऊष्मा की बात की जाए, या फिर विद्युत की बात की जाए, या फिर किसकी बात कर दें, विद्युत हो गया, बहुत हो जाते हैं बाह्य कारक, बहुत होते हैं। और बेसिकली जो आपके लिए यूज होता है ऊष्मा यूज हो जाता है, ठीक है, या फिर विद्युत यूज। बात समझेंगे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों द्वारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों द्वारा वियोजित या फिर अपघटित हो जाती है, वियोजित या अपघटित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। डिफिनेशन याद हो जाएगी सबको। वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों द्वारा वियोजित या अपघटित हो जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं? याद हो गया सबको? चलो बताओ, हिंदी में आप बताओ, बताओ वियोजन अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों ऊष्मा, जैसे ऊष्मा, ताप, विद्युत द्वारा वियोजित या अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी गुड। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? बताने की जरूरत नहीं अब किसी को?
ठीक है, रब कर दें इसको, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम वाटर लेते हैं, H2O, H2O में क्या ऊष्मा डाल दें या ताप डालें या फिर विद्युत, बताओ क्या करें, इसमें कौन सा बाह्य कारक लगा दें, विद्युत लगा दें। अगर इसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं, ठीक, किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अलग हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 ये तो ठीक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, क्यों, हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो इसमें 2 से बराबर कर देंगे, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया थी, जल था, क्या था, जल मतलब कि पानी, सब लोग जानते हो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हम विद्युत विसर्जन किए, इसमें विद्युत का प्रवाह कर दिए, तो इसमें क्या होता है, जब अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, अलग हो गए, दोनों अणु क्या हो गए, अलग हो गए, मतलब कि वियोजित हो गए, एक दूसरे से क्या हुए, विछड़ गए, क्या हो गए, जब एक दूसरे से विछड़ गए तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते। बात समझ में नहीं है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी के बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा, बताएगा, अगर इसी के ऊपर ताप रहे तो बता देना तापीय अभिक्रिया है, कौन सी क्रिया है, तापीय वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अगर इसी के ऊपर गर्म का यानी कि डेल्टा का चिन्ह बना रहे, ठीक, तो बता देना कि क्या कौन सी क्रिया है, सॉरी, जब गर्म या फिर डेल्टा का चिन्ह बना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि हीट कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में नहीं आई, तो इसी से उन अभिक्रियाओं को भी हम पहचान, बात क्लियर हुई। अब इसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन, 2 अभिक्रियाएं आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, विस्थापन और वियोजन, सॉरी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझना, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। ध्यान समझना और याद रहे कि टॉपिक अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो टॉपिक और जरूर, ठीक है ना, टॉपिक को आप राइट करिए और उसको घर पर जाकर उसकी डेफिनेशन अपने आप बनाने का प्रयास करिए, और जहाँ एक बार आप अपने आप बना ले गए तो कभी भी भूलने वाले नहीं। बात समझ में नहीं, फिर हमें केवल एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा, और जब एग्जाम्पल याद रहेंगे तो डेफिनेशन आप ऑटोमेटिक बना पाएंगे। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब समझो, विस्थापित करना, क्या करना, विस्थापित करना। जैसे मान लेते हैं ये एक परिवार है, इस परिवार में 2 लड़के रह रहे हैं, कितने लड़के रह रहे हैं, 2 लड़के रह रहे हैं, ध्यान से समझना, ये 2 लड़के हैं, चलो ठीक, मान लेते हैं बुढ़े हो गए हैं भाई, अब एक अलग से आ गया इसमें, ठीक है, एक आदमी क्या था, अलग से आ गया भाई, हाथ में कुछ लिए है ना, और चलता हुआ आ रहा, ठीक। अब क्या किया कि इन दोनों में भाई संबंध बढ़िया था, प्रेम करते थे, बढ़िया प्रेम से रहते थे, खाना पीना लाते थे, दोनों लोग खाते पीते थे, है ना। और लेकिन ये क्या किया, अब देखो भाई देखने में भी ये इन दोनों से क्या है, मान लेते हैं एक इसमें कमज़ोर है और ये भाई क्या है, खाए पिए बढ़िया हष्ट पुष्ट मजबूत है ना। तो ये क्या करता है कि इस वाले को, जो कमज़ोर वाला व्यक्ति है, इसको मार के भगा देता है। क्या किया, मार के इस बेचारे को क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब कि जो कमज़ोर था भाई उसको भगा दिया, ठीक। और जब वो अलग हो गया तो इसका स्थान ये स्वयं जा करके ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया। अब भाई ये मजबूत है, खाए पिए बढ़िया हष्ट पुष्ट है, तो ये क्या करता है कि ये कमज़ोर वाले को क्या करता है, गया, चल उधर चल, डांटा वाटा अपना निकल लिया भाई, वो भगा दिया उसको, और उसका स्थान क्या कर लिया, स्वयं ग्रहण कर लिया। अब क्यों ग्रहण कर लिया, हो सकता है भाई ये क्या है, बहुत ऋषि आदमी, बहुत अमीर आदमी हो, और लेकिन क्या थे, कमज़ोर थे, तो भगा तो देगा ही, भगा देगा नहीं भगा देगा, और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। आप सोच रहा है कि ये तो चैलेंज है, तो सारा अस्तित्व हमारे रही, है ना। तो जब हमारा रहेगा तो पूरे घर पर कब्जा किसका रहेगा, हमारा रहेगा,
तो इसी में क्या होगा कि इसको ये भगा दिया, तो जब भगा दिया और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अक्रिया। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट है, ध्यान समझना, कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर जिंक। कॉपर सल्फेट में जब जिंक डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट में क्या डाल देते हैं? ये कॉपर था, क्या था ये, और ये क्या है? जिंक। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिए तो भाई ये कमज़ोर है और ये मजबूत है। ये क्या है? कमज़ोर है और ये क्या है? मजबूत है। तो ये क्या करेगा? जिंक जो है इसका स्थान ग्रहण करके और कॉपर को क्या करेगा? भगा दिया। कॉपर सल्फेट बना लिया जिंक सल्फेट। पहले इसका नाम क्या था? कॉपर सल्फेट। अब सल्फेट तो साथ लगे हैं और लेकिन जिंक जैसे मिला इसको बाहर कर दिया कॉपर को और बना लिया अपना नाम जिंक सल्फेट। अब कब्जा किसका हो गया? जिंक का हो गया। किसका हो गया? जिंक का। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में नहीं आई? क्लियर हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। अब डिफिनीशन इसकी कैसे लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम विद्युत परमाणु वाला तत्व अधिक विद्युत परमाणु वाले तत्व से विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? नोट करो जल्दी से भाई। अब फिर इसके बाद बात किसकी करते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। और एग्जाम्पल दिया जाए, आप इसको करके बताइए। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें लोहा मिला दिया जाए। चलो बताइए। ये है भाई, ये है CuSO4 है, ठीक है, और इसमें क्या मिला दिया जा रहा? मुख्य क्रिया आपकी ये है, ठीक है ना। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये भाई क्या है? बहुत रिची है, मतलब मजबूत है। क्या है? मजबूत। और ये इसके थ्रू क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हो गया तो ये इसको क्या करेगा? भगा देगा और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। मतलब कि आयरन सल्फेट बना लिया और क्या? हाँ, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ऐसे एग्जाम्पल आपको दे देगा, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा दी गई समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, ऑप्शन दे देगा। विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? अब इसके बाद किसकी बात करते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। रब कर दें इसको। चलो ठीक है, लिखा है जगह इसके नीचे, है ना। अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब समझना, ठीक। आते हैं फिर से इस एग्जाम्पल पर। ये आपके पास तो थे ही। अब ये क्या करते हैं? एक परिवार ये बना देते हैं और एक परिवार मान लेते हैं और बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं भाई? ध्यान से समझना। ये सोच रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला सोच रहा है इस वाले के तरीके से कि इन दोनों में स्नेह ज़्यादा है। इन दोनों में स्नेह क्या है? ज़्यादा। ये दोनों ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या होता है भाई कि ये वाला इसके घर चला जाएगा, मतलब तो ये वाला है ना, ये वाला इसके घर चला जाएगा और ये वाला इसके घर चला जाएगा। जाओ, ये वाला इसके घर चला गया और ये वाला इसके घर। ध्यान समझना, क्या हो गया? अदला बदली कर लिया। घर को क्या कर लिया? अदला बदली कर लेता। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। मान लेते हैं ये दोनों लोग हो तुम, अब तुमसे कहो कि जाओ आज तुम हमारे घर चले जाओ, हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। आज जब चले गए, वो उसके घर चला गया, वो उसको घर चला गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया? कंप्रोमाइज़ कर लिए भाई, है ना। उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मान लेते हैं कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। बेरिलियम क्लोराइड ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिए। अब देखते हैं कि बेरिलियम और कॉपर जो है इनका संबंध भाई ज़्यादा है। इनका संबंध क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे? चलो ठीक है भाई, हम अदला बदली कर लेते हैं घर की। तो क्या होता है कि ये बेरिलियम कॉपर के स्थान पर चला जाता है, कॉपर किसके स्थान पे आ जाता है? बेरिलियम के स्थान पर। मतलब कि कॉपर क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट बन जाता है। घरों को क्या कर लिए?
अदला बदली। ये बेरिलियम क्लोराइड, ये कॉपर सल्फेट, ये क्या बन गया कॉपर क्लोराइड, और ये क्या है बेरिलियम सल्फेट। अदला बदली कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? बात समझ में नहीं आई? जब भाई घर में आपस में अदला बदली हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में नहीं आई? क्लियर हो गया? समझ आया? बहुत से एग्जाम्पल है, उनको भी आप अपने बुक से ट्राई कर लें, ठीक है, और देख लेना कि इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं। बहुत से एग्जाम्पल है आपकी बुक में। और फिर इसी के बाद में कौन सा छूट रहा भाई? विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण छूट रहा है। कौन छूट रहा है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उदासीनीकरण। रब कर दें इसको, बहुत जरूरी है, याद रहे। विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। और बाकी इसमें जितने पढ़े वो इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और याद रहे कम से कम जितने आपकी प्रैक्टिस सेट में या फिर बुक में एग्जाम्पल मिल जाए, उन एग्जाम्पलों को बार बार जब आप पढ़ लेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? अब बात करते हैं उदासीनीकरण की। किसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा पता है? किसको पता है? सबको पता है? चलो अच्छा बताओ आप। वेरी गुड। जब अम्ल, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और किसी को दूसरी परिभाषा पता है? बोलो। जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। वेरी गुड। जिसकी जितनी सोचने की क्षमता है ना, दोनों लोग सही, गलत कोई नहीं। जिसकी जितने सोचने की क्षमता, और जितना सोच ले जाओगे उतना आने वाला है आपको, समझ लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आप बात ये बताइए, उदासीन किसी चीज़ को न्यूट्रल करना, किसी चीज़ को क्या करना? न्यूट्रल कर देना, वही उदासीन होता है। उदासीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते हो नहीं खाते हो? अब ये बताइएगा, आपका जो खाना खाते हो वो हो सकता है कि बेसिक मीडियम हो, मतलब खाना क्षारीय हो, और तीखा खाते हो सब लोग, खाते हो नहीं खाते हो? उसका पाचन भाई क्यों हो जाता है? उसका पाचन क्यों हो जाता है? तो आप जानते हैं कि जो हमारा अमाशय है वो HCl रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। बस ध्यान समझना, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा अमाशय, अब यहाँ से क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट के अंदर या अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अणु सूत्र क्या है? HCl। अब HCl ये समझिए कि अगर ये त्वचा है, अगर यहाँ पर ये गिर जाए एक बूंद तो उस स्थान पर फफोले उत्पन्न कर देगी, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं फुटका पड़ गया। क्या उत्पन्न कर देगी? फफोले उत्पन्न कर देगी। ज़्यादा मात्रा में गिर गया तो उस स्थान को जला भी सकती है। HCl में इतनी बड़ी पावर होती है। अब आप ये समझिए कि ये क्या होता है, HCl जब हमारे त्वचा के ऊपर गिरता है तो ये उसको नष्ट कर देती है, लेकिन ये पेट के अंदर कहाँ होता है? तो पेट को तो भाई खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन ये भी होशियार है, अमाशय भी क्या है? होशियार है। जब कोई क्षारीय भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तभी HCl रिलीज होता है भाई। अब कोई भी भोजन होता है सब क्षारीय मीडियम में ही जाता है पेट के अंदर। तो ये क्या करता है? HCl उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, और जिससे भोजन का पाचन क्या हो जाता है। अगर पेट में HCl नहीं होगा तो भोजन आप खाते जाओगे लेकिन कभी पचने वाला नहीं है, ठीक है ना। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अब पता नहीं स्वर्ग लोग जाओ कि नर्क लोग जाओ, किसी को ही पता है? चलो ठीक है, बात की बात है। तो HCl कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर। अब पेट की अम्लता को कौन बढ़ाता है? HCl। तो इसी में जब अम्ल, ये आपका हो गया अम्ल भाई, और ये हो गया आपका क्षार। अम्ल और क्षार आपस में मिल करके क्या बना दिए? लवण बना लेते हैं और जल। जब अम्ल और क्षार आपस में मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में नहीं आई? समझ आई नहीं आई? अच्छा, उदासीकरण लिखा है, उदासीनीकरण भाई।
ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में क्या मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे हम ले लिए HCl और ले लिए भाई NaOH। NaOH सब लोग नाम सुने हो। अब यहाँ पर HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH के कौन कौन नाम जानता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्षार तो है। NaOH का हम नाम पूछ रहे हैं, NaOH का नाम कौन कौन जानता है? देखो इसका जो नाम है NaOH का, कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, इसी को सोडा लाइम भी कहते हैं, इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में नहीं आई? अगर आपसे पूछे सोडा लाइम का फार्मूला लिखो तो क्या लिखोगे? आपसे पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, आपसे पूछे कास्टिक सोडा का सूत्र बताओ, याद हो गया? तो इसके तीनों नाम है ना। जब ये आपस में मिलते हैं, अब इधर देखो काहे लिए मिलते हैं भाई, क्यों मिल जाते हैं, रीजन क्या है? तो याद हो कि ये H+ होता है और Cl जो होता है निगेटिव होता है। H+ होता है और Cl क्या होता है? निगेटिव होता है। और यहाँ से Na पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है? निगेटिव होगा। अब ये बताओ कि पॉजिटिव मिलेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे? पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये भाई है पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। तो आपस में ये मिल गया, मतलब कि NaCl मिल गया। अब प्लस में ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, मतलब HOH का मतलब क्या है? H2O। अब ये क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड है। साधारण भाषा में इसको क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। क्या नमक खाते हो नहीं खाते हो? नमक खाए? उदासीन लवण है क्या है? बात समझ में नहीं आई? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया है। बात समझ में नहीं आई? अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, अम्ल और क्षार। प्लस में और क्या है? ठीक, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाँ, क्या चीज़ आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। बाकी रेडॉक्स क्रिया क्या होती है कि जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, जिनमें ऑक्सीकरण हो और अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं है? तो आप विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत सारी क्रियाएं, लेकिन जो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल पास है, अब पढ़े हो सब लोग, पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब बाकी जो हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से उन्हीं को कवर कर पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल पास है कि एग्जाम की नहीं। अगर एक एक लेकर चलेंगे तो भाई जहाँ 1 साल का कोर्स होता है 2 दिन में कहाँ से ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म हो पाएगा ना। तो केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम कवर करेंगे। बात समझ नहीं आई? और इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आप सॉल्व कर रहे हैं कुछ, इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको नेक्स्ट डे कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? रब कर सकते हैं इसको जी। और बाकी इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, आप चयन है, आप घटन है ना, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण की बात करते हैं। अम्ल, कामा क्षार और कामा लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण। अब इसमें भाई क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ लेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, और देन इससे रिलेटेड रिएक्शंस। ठीक है, और इसी में पढ़ेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है, मतलब पीएच मान क्या होता है। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनका पीएच मान सीख लेंगे, है ना, याद कर लेंगे क्या है इसका पीएच मान क्या होता है। ठीक है, और क्या सीखेंगे इसी में? उदासीनीकरण तो बता दिए, बाकी इसमें भी उदासीनीकरण है, और इसमें आपका आ जाता है सूचक आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। अब सबसे पहले अम्ल की बात किए हैं तो अम्ल की डिफिनीशन आनी चाहिए। अम्ल क्या है?
व्हाट इज अम्ल। और दूसरी डिफिनेशन कैसे पहचानेंगे, पहले आप ये बताइए कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ठीक है। और यह धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वेरी गुड। और यानी कि अधिकतर सबको पता है ना। चलो एक बार रिवीजन करते हैं तेज में, है ना। अम्ल क्या है, एसिड क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्या कहलाता है, अम्ल। जैसे आपको दे दिया जाए भाई कि आप इसको बताओ कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो आप क्या करोगे, उसको चखोगे, क्या करोगे। मान लेते हैं आपको अम्ल दे दिया गया, आप सब लोग क्या करोगे, आप बताएं कि ठीक है अम्ल का स्वाद सर बताया कि खट्टा होता है, याद हो गया कि हमको खट्टा होता है। अगर आपको दे दिया जाए भाई एक गिलास ये रखा, 3 गिलास रखे हैं आपके पास और इसमें एक में अम्ल रखा है, पहचानो कैसे कि ये अम्ल है भाई। चलो आप सर तो बताएं भाई स्वाद खट्टा होता है, अभी चखते हैं और जैसे चखेंगे भाई जिसका स्वाद खट्टा होगा वही अम्ल हो जाएगा। और ये भी याद रहे कि ये गलती कभी करना भी नहीं, ये गलती कभी करना भी नहीं है। अम्ल को कभी चखना नहीं है, अगर चख लिए तो समझ लो बेड़ा पार। देखो इधर मान लेते हैं आपको इसमें, ठीक है यहाँ पर हम दे दिए CH3COOH दे दिए इसमें, अब मान लेते हैं इसमें H2SO4 दे दिए। अब बताओ पहला गिलास उठाया तो बहुत अच्छा लगा, हाँ तेजाब ओ सॉरी क्या एसिटिक अम्ल सिरका पा गए, क्या पा गए, मज़ा आ गई। और लेकिन जैसे दूसरा गिलास उठाए हैं अब थोड़ा से भी ऐसे निकला तो समझ लो मुंह के अंदर धुआं धुआं, क्या निकलेगा, अब धुआं धुआं समझ लो कि जहाँ जहाँ जाएगा उसको क्या करेगा, जलाने के सिवा कुछ करेगा नहीं। तो चखने से क्या फ़ायदा होगा, हैं नुकसान होगा, फायदा नहीं भाई नुकसान होगा। क्या होगा, अब ये क्या हो गया भाई, ये पता है H2SO4 ये क्या है, जिसको तेजाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये बाप इतना खतरनाक चीज मिल गया। अब सोचो तेजाब किसी के चेहरे पर डालता तो उसका चेहरा क्या होता है, क्या लिखा है, अरे तेजाब ही है, तेजाब है, क्या है। अब नाम सुने तो हक्का बक्का, नाम सुने क्या हो गया, अरे शरीर इधर से उधर, कुछ लोग तो ऐसे न खत्म, बचने की हालत वाले भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब H2SO4 है भाई, तेजाब है, तो इसको चखने से क्या फायदा हुआ नहीं। तो अम्ल को कभी हमें चखना नहीं है, अम्ल को कभी चखना। अब भाई जब चखना है तो कैसे पहचानोगे कि अम्ल है। सबसे पहली डिफिनीशन अम्ल की क्या होती है कि अम्ल को जब हम जल में अम्ल जलीय विलयन में, इसमें अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। परिभाषा कैसे बनाओगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जलीय अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में नहीं आई, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते। अब पहचान जाओगे तो अब बताओ, अब वहाँ पर भी आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे पहचानोगे पॉजिटिव निगेटिव, हमको पता ही नहीं कि हम कैसे पहचानेंगे भाई कि पॉजिटिव निगेटिव आयन दे रहा है ना। अब फिर भाई आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर भाई कौन कौन देखा है, इसमें कोई लिटमस पेपर देखा है चलो ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लिटमस पेपर कैसे होता है। लिटमस पेपर को आप अपने आप भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, पता कैसे बना सकते हो। एक सादा पेज लेना, क्या करना है, सादा पेज लेना, उसको पानी में डाल देना, बढ़िया पूरी तरीके से भीग जाए, ठीक। क्या करना है, भीग जाए। अब पानी कैसा, पानी कलर का लेना, ठीक, चाहे लाल कलर का लेना चाहे तो नीला कर लेना, ठीक है ना। और नीला कलर करके उसको फिर सुखा लेना, क्या करना, सुखा लेना। अब सुखा लोगे समझ लो लिटमस पेपर बन के तैयार, ठीक। तो लिटमस पेपर को क्या करोगे, अगर इसमें डालोगे, अगर लिटमस पेपर आपका क्या है, लाल है, लिटमस पेपर क्या है, लाल है, तो इसमें डालोगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लिटमस पेपर नीला है लाल हो जाएगा पक्का। जी, नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। बात समझ में नहीं आई, जी, क्लियर हुआ। जी। तो कितने, पहला तो H+ आयन देते हैं और दूसरा क्या, लिटमस पेपर पर चेक कर लेंगे, बात समझ में नहीं आई।
तो अम्ल की परिभाषा सबको पता चली कि नहीं? जी। क्या होगी परिभाषा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बात आती है कि अम्ल क्या है। जैसे ध्यान समझना, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, HCOOH, बहुत से अम्ल हैं। ठीक, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है फिलहाल, ठीक है, और कुछ नहीं छूट रहा। अब बाकी बहुत से अम्ल हैं। जैसे ये HCl, HCl का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? चलो इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दें हाइड्रो, लिख लीजिए, इसको याद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। और ये क्या है? किसको पता है? फार्मिक अम्ल। ठीक, और भी आते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, बहुत से ऑक्जेलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, बता रहे हैं अभी आगे आता है ना, फिर देख रहे हैं और आगे। जैसे याद रहे कि जब इनको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो ये क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन दे देता है। H2SO4 को तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव देता है। SO4 के पास कितने नेगेटिव होते हैं? याद रहे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रोजन में H2SO4 में कितने पॉजिटिव आयन होते हैं। तो याद रहे कितने पॉजिटिव आयन होते हैं? 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। कितने पॉजिटिव आयन होते हैं? 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। HNO3 एक पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक, सिरका ये क्या करता है? H पॉजिटिव और CH3COO1 नेगेटिव। ये क्या करता है? H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव। बात समझ नहीं आई? तो सब में क्या मिल रहा है हमें? H पॉजिटिव मिल रहा। तो ये सब के सब क्या हैं? अम्ल। बात समझ नहीं आई? अगर पूछ ले कि अम्लों का विखंडन कीजिए, अम्लों का विखंडन कीजिए, तो ये विखंडन हो गया अम्लों का। बात समझ नहीं आई? अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विखंडन पूछे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विखंडन हो गया। ठीक है, अगर नाइट्रिक अम्ल का पूछे नाइट्रिक अम्ल का हो गया, एस्टिक अम्ल का पूछे एस्टिक अम्ल का हो गया, और फार्मिक अम्ल का पूछे तो फार्मिक अम्ल का। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इसको नोट करो क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। नोट हो गया ना? अब इसी के बाद आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए आप, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? पक्का? आप बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और बताइए अमरूद में, और बताइए दूध में, दही में, चींटी में, और कुछ है इसमें, नींबू संतरा में। नींबू होता है कि नींबू होता है? अच्छा नींबू होता है। बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको लिखना है सिरका में